गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अपनी मिशन लच सीरीज के 30 बेहतरीन प्रश्नों के साथ मैं एक बार फिर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। 30 बेहतरीन प्रश्न, 30 बढ़िया एक्सप्लेनेशन। सभी लोग ज़्यादा इस क्लास से जुड़िए, लाइव रहिए, ज़्यादा लोग इसको शेयर करिए, कमेंट करिए। शुरुआत जो है आज के पहले प्रश्न की, इस मिशन लच सीरीज का पहला प्रश्न चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जलोढ़क तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि से है? जलोढ़क तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि से है? नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि, पवन द्वारा निर्मित कटाव भूमि, पवन द्वारा निर्मित तलछट भूमि, ठीक, नदी द्वारा निर्मित कटाव भूमि। तो इस मिट्टी का प्रकार दिया गया है, एक भूमि का प्रकार दिया गया है और जिसमें आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार का है ये। एक सेकंड, कुछ हाँ बताइए आप सभी लोग। खटाखट आंसर दीजिए, खटाखट आंसर दीजिए। तो ये जो आपकी जो भूमि है वो देखिए जलोढ़क लिखा है। क्या लिखा है? जलोढ़क। तो इसका मतलब जल से संबंधित है और ये जलोढ़क नाम से ही आप सभी लोग जानते हैं जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी जानते हैं? एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, जो भारत के लगभग 45% भाग पर यही है। और ये मिट्टी जो है आपकी किसके द्वारा लाई गई मिट्टी से होता है? नदियों द्वारा। और ज़्यादातर इस प्रकार की भूमि आपके उत्तर भारत में है, ज़्यादातर भूमि आपके उत्तर भारत में है। तो ये जो भूमि है जलोढ़क तलछट किसे कहा जाता है? जो नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि से निर्मित हो। ठीक, नदी द्वारा निर्मित भूमि को हम लोग जो है जलोढ़क तलछट कहते हैं या नदी तलछट भी कहते हैं। इसको आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि को जलोढ़क तलछट कहते हैं। ठीक, प्रीवियस ईयर प्रश्न था, सेम ऐसे ही दे दिया गया है आपको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है? ठीक, कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, ये प्रश्न है आपका। तो अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 44 से 43 से 39, 48 से अनुच्छेद 44। तो 42वें संविधान संशोधन 1976, जो अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन था, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है, इसके द्वारा जो है पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन के लिए अनुच्छेद को ऐड किया गया। और ये जो ऐड है, ये आर्टिकल जो ऐड किया गया वो है आपका अनुच्छेद 48A, आर्टिकल 48A, जिसमें राज्य को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 48 का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। बढ़िया क्वेश्चन, कई बार एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा प्रीवियस ईयर में प्रैक्टिस सेट में। ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिस्टर फुलेरिन किस तत्व के अपर रूप हैं? इसमें अगर चार ऑप्शन दिए गए हैं, कार्बन, मोलिब्डेनम, प्लूटोनियम, ऑस्मियम। तो ये तीन हैं, ये तीन स्वरूप हैं, ग्रेफाइट, आपका डायमंड और आपका बकमिस्टर फुलेरिन। ठीक, ये तत्व जो होते हैं वो चारों का किसका अपर रूप है, किसका दूसरा रूप है? ठीक, तो कार्बन, मोलिब्डेनम, प्लूटोनियम, ऑस्मियम। तो इन सब में जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन आपका कौन सा है? कार्बन। यहीं पर बढ़ाकर मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखिएगा। कोयला भी इसी का रूप है, पेट्रोलियम पदार्थ भी इसी का रूप है, पेट्रोलियम पदार्थ। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो दो चीज़ आप दिमाग में और ऐड कर सकते हैं, ठीक, कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ। तो इसका जो अपर रूप है किसके? ग्रेफाइट, कार्बन की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। खटाखट आंसर देते रहिएगा, लास्ट तक आप लोग बने रहिए। और सारे जो भी आपकी जो इस सीरीज के सेट पेपर चल रहे हैं, 30 क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चन में लास्ट में आप वैल्यूएट किया करिएगा, खुद से वैल्यूएट किया करिए कि आपने कितना किया है। ठीक, आपका कितना आंसर सही है। आधे घंटे से 35 मिनट में आपका समय लेता हूँ, 30 बेहतरीन प्रश्न आपको देता हूँ।
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होती है डॉट 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 कहलाती है विसरण, संघनन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन। देखिए कौन सी प्रक्रिया पूछ रहा है, जिससे वायु में उपस्थित जल वाष्प जो है नमी, ओस किस में बदल जाती है, वाष्प नमी किस में बदल जाती है, जल की बूंदों में, ठीक है, और जिसे हम लोग ओस कहते हैं, ठीक है। तो उस चीज को, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक। इन चारों में से आपको बताना है, तो ध्यान रखिएगा। वाष्प एक गैसीय स्वरूप है, वाष्प क्या है, एक गैसीय स्वरूप है, और इस कन्वर्ट हो रहा है जल, जिसका कौन सा स्वरूप है, द्रव। इसका मतलब तापमान में क्या हो रहा है, परिवर्तन, तापमान एवं दाब में परिवर्तन हो रहा है, दाब में परिवर्तन हो रहा है। और ये जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है वह प्रक्रिया कहलाती है आपकी कंडेंसेशन, संघनन, जिसको बोलते हैं कंडेंसेशन। संघनन की प्रक्रिया के द्वारा वाष्प या गैसीय स्वरूप किस में बदल जाता है, लिक्विड में, ठीक। तो बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार डॉट 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 के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया था, ठीक। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड। देखिए इस प्रश्न को मैं आपको वैसे समझा दे रहा हूं। पर्यावरण के प्रभावों का और मनुष्य का प्रभाव पर्यावरण पर कितना पड़ रहा है, इस पर एक जो सबसे पहले जिस देश ने सर्वे किया, जिस देश ने अपनी पहली रिपोर्ट बनाई, ठीक, तो वो रिपोर्ट जो है पहली बार उसने अपने देश की नीतियों में भी शामिल किया। उस देश का नाम पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड। और दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट पर जो है सबसे पहला फोकस किस देश ने किया, वो प्रश्न इस प्रश्न में छुपा हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड। तो ये काम सबसे पहले जो किया गया वो किस देश के द्वारा, यूएसए के द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, यूएसए के द्वारा ये जो है आपका काम किया गया। और इसने अपने देश में इसको जो है एक कानून के रूप में इसको प्रस्तुत किया, ठीक। तो सबसे पहला पर्यावरण पर काम करने वाला जो आपका देश है वो कौन है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक। विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है, टैगा, टुंड्रा, हिमाच्छादित क्षेत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक। देखिए अगर शीत स्थल लिखा होता, क्या लिखा होता, शीत स्थल, ठीक, तो उसमें और भी नाम, इसमें और भी ऑप्शन सही हो सकते थे, ठीक। तो ये आपको क्या पूछा है, शीत मरुस्थल, ठीक। मरुस्थल ऐसी जगह पे जो कोल्ड डिजर्ट, आप कह सकते हैं कोल्ड डिजर्ट की संज्ञा किसे दी गई है, ठीक। तो ये ऐसे मरुस्थल हैं जहाँ पर, मरुस्थल किसे कहते हैं, मरुस्थल हम लोग रेत से समझते हैं, लेकिन मरुस्थल का जो मतलब होता है वो होता है निर्जन। निर्जन मतलब जहाँ पे जीवन की संभावना कम हो, ठीक। ये है, बालू ही मतलब नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, संभावना कम हो, ठीक। और ये गर्म और शीत दोनों हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, गर्म भी हो सकते हैं और शीत भी, ठीक। तो इसमें पूछा है कि आपको शीत मरुस्थल, ठीक। अब बढ़ते हैं इसके अगले चरण की ओर, ठीक। आपके यूरोपियन कंट्री में, यूरोप में, ठीक, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ठीक, ये आपके ज़्यादातर आपको मरुस्थल देखने को मिलते हैं जहाँ पर शून्य तापमान बना रहता है, शून्य तापमान या शून्य से नीचे तापमान बना रहता है, शून्य तापमान या शून्य से नीचे तापमान रहता है इसमें। और ऐसे प्रदेशों को हम लोग कहते हैं टुंड्रा प्रदेश, ऐसे प्रदेशों को हम लोग क्या कहते हैं, टुंड्रा प्रदेश, ठीक। और टुंड्रा प्रदेश में जो है आपका ठंडक हमेशा बनी रहती है, जिसलिए वहाँ पर मरुस्थल का नज़ारा रहता है और वहाँ पे जीव जंतु बहुत कम संख्या में रहते हैं, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, मीना-माता रोग का प्रकोप डॉट 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 द्वारा जल प्रदूषण के कारण हुआ था, सीसा, लेड, आर्सेनिक, कैल्शियम, पारा, जिसे हम मरकरी कहते हैं। एक रोग है जो कई बार पूछा भी गया है, कहीं कहीं पर मिनी माता लिखते हैं, कहीं कहीं पर मीना माता लिखते हैं,
ठीक, आप ये ध्यान रखिए, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ऐसे ऐसे ही आपको दे दिया गया। ठीक, तो ये जो रोग है, ये रोग जो है पानी में यदि क्या होता है, पारा मरकरी की अगर उपस्थिति होती है तो ये रोग होता है। और इस रोग में होता क्या है, मानसिक विकलांगता होती है, मस्तिष्क कमजोर हो जाएगा, मानसिक विकलांगता होती है। ठीक, पेशियां जो है पेशियां दुर्बल हो जाती हैं, जिससे आपको लकवा भी, शारीरिक लकवा भी हो सकता है या शारीरिक विकलांगता भी हो सकती है। ठीक, और इसका प्रभाव जो तत्काल देखने को मिलता है, बोलने में जो है कष्ट होता है, बोलने में असक्षम, ये कहिए बोलने में असक्षम हो जाता है रोगी। तो ये जो आपका रोग होता है पानी में जिस प्रदूषण के कारण होता है, जिस चीज़ के, वो आपका कौन सा है, पारा या मरकरी जिसे कहते हैं। ठीक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पारा या मरकरी। खटाखट आंसर देते रहिएगा, ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार, पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार किसने किया? सतमन वाक्समैन, मार्क केंडल, जोनास साल्क, लिनस पॉलिंग। ठीक, देखिए पोलियो टीका जब पहले के लोगों में आप देखेंगे तो उसमें आप देखिएगा जहाँ पर वो टीका लगता था एक धब्बा सा बनता था। ठीक, वो लाइफ टाइम बना रहता था, उसको हम लोग कहते थे, उसको कहा जाता है नैनो पैच। और इस चीज़ का आविष्कारक पूछा गया है, इस चीज़ का आविष्कारक जो व्यक्ति थे वो थे कौन? मार्क केंडल। ठीक, मार्क केंडल। और ये लगाया जाता था त्वचा की ऊपरी सतह पर, त्वचा की ऊपरी सतह पर लगाया जाता था। ठीक, और ये आपका डायरेक्ट इम्यून सेल को प्रतिरोधी कोशिका को प्रभावित करता था, प्रतिरोधी कोशिका को प्रभावित करता था और टीका अपना काम करने लगता था, प्रतिरोधी कोशिका को प्रभावित करता था। ठीक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्क केंडल ने पोलियो टीकों के लिए नैनो पैच का आविष्कार किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय इतिहास की एक दर्दनाक घटना, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा ... में घटित हुई थी। ठीक, हैदराबाद, भोपाल, पटना, नागपुर। 2 और 3 दिसंबर, ठीक, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर 1984 को मिलाकर एक यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में आपका जो है रिसाव हुआ था, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे। और उस घटना को हम लोग किस नाम से जानते हैं? भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी जो भोपाल में हुई थी, यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से हुई थी और वहाँ पे कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और बहुत सारे लोगों को आज तक बीमारियाँ बनी हुई हैं। ये देश की एक हानिकारक रासायनिक घटना मानी जाती है, जिसको आज भी लोग याद करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल गैस त्रासदी। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हिमालय में पांगसाउ दर्रा ... मिलाता है सिक्किम को चीन से, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से, उत्तराखंड को तिब्बत से, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से। ठीक, तो हिमालय में पांगसाउ दर्रा, ये दर्रा क्या नाम है? दर्रा का नाम है पांगसाउ दर्रा। और हमेशा ध्यान रखिएगा, दर्रा पर्वतों के बीच का रास्ता होता है, पर्वतों के बीच का रास्ता होता है जिससे परिवहन होता है। ठीक, जिससे परिवहन होता है। और इस दर्रे का नाम पूछा है पांगसाउ दर्रा, और इसमें से पूछा है आपको किसको किससे मिलाता है। तो यह दर्रा मिलाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अरुणाचल प्रदेश को मिलाता है किससे? म्यांमार से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से मिलाने वाला दर्रा है पांगसाउ दर्रा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी। बहुत ही आसान प्रश्न है, जो वर्तमान में ... के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश। ठीक, मौर्य राजवंश की स्थापना आप सभी को पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और इसका जो सेंटर था वर्तमान समय में आपका कहाँ पे है? बिहार में। ठीक, तो ये आपका पटना और आसपास के क्षेत्रों में उस समय था, लेकिन आप अगर इस पर स्टेट पूछा है तो आप कह सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड है? बिहार से रिलेटेड है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, बढ़िया क्वेश्चन, इस पे बहुत प्रश्न आए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षा के लिए
भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है, लोक लेखा समिति पीएसी, ठीक, भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, वित्त आयोग। ठीक, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। राजस्व जो सरकार को प्राप्त हो रहा है, वह जो खर्चा हो रहा है, के लेखा परीक्षक, ऑडिट, इसको कहते हैं लेखा परीक्षक, मतलब खातों की जांच करना, आय और व्यय की जांच करना, लेखा परीक्षा कहलाती है। के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है, ठीक, कि जांच करने के लिए भारत की संसद सदस्यों के द्वारा बनाई गई कमेटी कौन सी है? लोक लेखा समिति। इसको अगर इंग्लिश में आप नाम रटे होंगे तो आपको खटाक से ऑडिट आ जाएगा, पब्लिक एडिट कमेटी। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, वित्त आयोग। तो आपके भारत सरकार के, राज्य सरकारों के खर्चों का लेखा जोखा का निरीक्षण, खर्चों के लेखा जोखा का निरीक्षण करने वाला जो पद है वो है भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये उत्तर नहीं है, ठीक। ये अपनी एक रिपोर्ट बनाता है और ये रिपोर्ट रखी जाती है किसके सामने? लोक लेखा समिति, संसद के सदस्यों के द्वारा बनाई गई कमेटी लोक लेखा समिति, जिसमें 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य 15 लोकसभा के होते हैं, 15 लोकसभा प्लस 7 राज्यसभा, 7 राज्यसभा। और ध्यान रखिएगा, इसका जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष सदैव विपक्ष का होता है, अध्यक्ष सरकार की तरफ का नहीं होगा, विपक्ष का होता है, ठीक। तो इस कमेटी को बनाने का उद्देश्य क्या है? इस कमेटी को बनाने का उद्देश्य क्या है? सरकारी खर्चों पर नियंत्रण रखना, सरकारी खर्चों पर सरकार पर दबाव बनाना, सरकार पर नियंत्रण रखना कि भैया ज़्यादा पैसा न खर्च करो, या यहाँ पे ये पैसा खर्च हुआ है कि नहीं खर्च हुआ है, कितना खर्च हुआ, यदि कोई भ्रष्टाचार होता है तो उस पर भी जो है ऑब्जेक्शन किया जाता है। तो ये दोनों मिल करके, ये पद है और ये कमेटी है, ये पद और ये कमेटी मिल करके आपके सरकार के खर्चों को नियंत्रित करती है, उनकी परीक्षण करती है, कौन कहाँ कितना खर्चा किया है, इन सब चीज़ों की जाँच की जाती है। तो इसमें अगर उत्तर की बात करेंगे तो उत्तर है इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति, पब्लिक ऑडिट कमेटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित है? हैलेबीडु, वारंगल, हम्पी, हावेरी, ठीक। तो ये मंदिर जो है शिव जी को समर्पित है, शिव जी का मंदिर है, ये शिव जी का मंदिर है, ठीक। विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित है, ये विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित है, ये द्वारा निर्मित है ये। और ये जो आपका कर्नाटक में कहाँ पर स्थित है? हैलेबीडु नामक स्थान पर स्थित है, ठीक। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैलेबीडु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी, ठीक, नरमपंथी और चरमपंथी किस सत्र में विभाजित हुए थे? मद्रास सत्र, बंबई सत्र, कलकत्ता सत्र, सूरत सत्र। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था, नरमपंथी और चरमपंथी को आप कह सकते हैं गरमपंथी। दो विचारधाराएं आपकी कांग्रेस की जन्म ले चुकी थी, ठीक। 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ तो धीरे धीरे कांग्रेस का जो सॉफ्ट स्वरूप था उसमें कुछ ऐसे नेता भी शामिल हुए जो एग्रेसिव नेचर के थे, अपनी नीतियों को आक्रामक बनाना चाहते थे, तो उनके बीच मतभेद हुआ और मतभेद के फलस्वरूप उनका विभाजन हुआ। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में, सत्र मतलब किस अधिवेशन में उनका ये विभाजन हुआ, वही पूछा गया है आपसे। मद्रास सत्र, बंबई सत्र, कलकत्ता सत्र, सूरत सत्र। तो ये घटना हुई थी सूरत अधिवेशन 1907 में, ठीक, 1907 में सूरत में। और पुनः इनकी वापसी भी हुई थी लखनऊ अधिवेशन में 1916, लखनऊ अधिवेशन में, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा, लखनऊ अधिवेशन में, अधिवेशन बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, खटाखट आंसर देते रहिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक। 10 क्वेश्चन बेहतरीन आपको करंट के सुबह मिलेंगे, 30 प्रश्न आपको जीएस के शाम को मिलेंगे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक संबंधों से संबंधित है? वैधानिक संबंधों से संबंधित है अनुच्छेद 268 से 293, अनुच्छेद 256 से 363, अनुच्छेद 300 से 310, अनुच्छेद 245 से 255। वैधानिक संबंध मतलब विधायी संबंध, वैधानिक संबंध मतलब विधायी संबंध, विधायी संबंध, विधायी संबंध मतलब कानून बनाने
संबंधी संबंध, कानून बनाने संबंधित संबंध। ठीक, मतलब किस चीज़ पे कौन कानून बनाएगा, केंद्र किस चीज़ पे राज्य बनाएगा, वो बातें आपके किस अनुच्छेद में हैं, वो आपके अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में। ठीक, इसका वर्णन है। इसके अतिरिक्त आप लोग संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भी जानते होंगे, जिसमें भी इनके बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 245 से 255। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था? ठीक, लियोनार्डो दा विंची, पैब्लो पिकासो, F.A. बार्थोल्डी, हेनरी स्मिथ। तो ये आपके जो हैं बेहतरीन कलाकार हैं, ठीक है, सभी के सभी। लेकिन इसमें एक फेमस, वर्ल्ड फेमस जो है कलाकृति है मोनालिसा। ठीक, इसको बनाने वाले कलाकार कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है, इसको बनाया गया है लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। मशहूर चित्रकार थे और ऐसा माना जाता है कि यह कलाकृति इन्होंने जो निर्माण की थी लगभग 1503 से 1506 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण किया गया था। बहुत ही फेमस पेंटिंग है ये मोनालिसा। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लियोनार्डो दा विंची। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ठीक, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति। तो मैंने कई बार अपनी क्लास में ये बताया है कि अगर कोई बड़ी नियुक्ति होगी और देश के लेवल पे होगी तो उस व्यक्ति कौन होंगे जो सदैव करेंगे? वो व्यक्ति आपके कौन होंगे? भारत के राष्ट्रपति। यदि आपको नहीं आता है तब भी आप इसमें इन पे टिक करिएगा तो आपका आंसर सही निकलेगा। ठीक, इनको सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर भी कहा जाता है। ठीक, और ये वर्तमान में इस समय कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी वर्तमान में हैं आपके केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है भ्रष्टाचार की जांच करना। भ्रष्टाचार की जांच करना। इस आयोग, एक आयोग भी है केंद्रीय सतर्कता आयोग, भ्रष्टाचार की जांच करना। ठीक, इनका प्रमुख कार्य है। ठीक, करप्शन के लिए बनाई गई है एजेंसी है जिसके चीफ हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? ठीक, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। ठीक, ये स्टॉक एक्सचेंज आपका जो है ये आपका विश्व का जो है तीसरा प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है। तीसरा प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? जहाँ पर शेयरों की खरीद फरोख्त होती है। ठीक, शेयरों की खरीद फरोख्त, शेयरों का क्रय विक्रय, क्या कह सकते हैं? शेयरों का क्रय विक्रय। और इसका जो मुख्यालय है आपका कहाँ पर है? मुंबई में है। कहाँ पर है? मुख्यालय मुंबई में है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। खड़ा आंसर देते रहिएगा, लास्ट तक क्लास से बने रहिए और लास्ट में जाते जाते आप अपना वैल्यूएशन किया करिए कितने क्वेश्चन हमने किए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? जिला पूछ लिया है। ठीक, किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? ठीक, तो ध्यान रखिएगा, यदि आपको राज्य पूछता तो आप बिहार पे जाते। ठीक, केंद्र शासित प्रदेशों में पूछता तो आप दिल्ली पर जाते। ठीक, अब ये पूछ लिया है जिला, तो एक जिला है आपका कौन? दिल्ली का ही होगा, पक्का होगा। दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है यदि केंद्र शासित प्रदेश को भी मिला लिया जाए तो। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी दिल्ली। ठीक, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के ही लोग वहाँ पे हैं और इस जिले का सबसे अधिक जनघनत्व है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी दिल्ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर, कॉर्पोरेट सिटी भी कहा जाता है? कालीन का शहर अगर कहा जाएगा तो इसका मतलब है वो आपका शहर किस चीज़ के लिए फेमस होगा? कालीन के लिए। और कालीन के लिए पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में फेमस शहर आपका जो है भदोई है, जिसे वर्तमान समय में संत रविदास नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भदोई।
बढ़ते हैं आज की सीरीज के अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21। बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है? बहुत फेमस आतंकवादी संगठन है, ठीक। एक समय इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। कार्गो, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, सोमालिया, इनमें से ये पूछ रहा है कि बोको हराम कहाँ पर एक्टिव है, कहाँ का आतंकवादी संगठन है, ठीक। तो ये आपका जो आतंकवादी संगठन है वो आपका किस देश से संबंधित है? नाइजीरिया, अफ्रीकन देश नाइजीरिया से संबंधित ये आपका आतंकवादी संगठन है, ठीक, बोको हराम। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, नाइजीरिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार सहकारी समितियां किस विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं? इस क्वेश्चन को समझिएगा, समय दीजिएगा। केवल भारत की संसद और राज्य विधानमंडल दोनों, केवल राज्य विधानमंडल, भारत के राष्ट्रपति, ठीक। तो पहले तो ये सहकारी समितियां हैं क्या? सहकारी समितियां हैं क्या? ये सहकारी समितियां आपका लोगों के द्वारा स्वेच्छा से बनी हुई, लोगों के द्वारा स्वेच्छा से बनी हुई समिति है, स्वेच्छा से बनी समिति है, ठीक। और इस समिति को हम लोगों ने वैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार भी दिए हैं भारतीय संविधान के भाग 9 में, ठीक। और इस समिति को जो है लोगों के द्वारा किसी कार्य को करने के लिए, किसी चीज़ को पूरा करने के लिए, किसी भी योजना को लागू करने के लिए ये कमेटी जो है बनाई जाती है। और इस पर देखिए प्रश्न है कि किस विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं, मतलब किसके कानूनी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए इसमें लिखा है केवल भारत की संसद और राज्य विधानमंडल दोनों, केवल राज्य विधानमंडल और भारत के राष्ट्रपति। तो ये इनका जो आपका विधायी क्षेत्राधिकार है ये आपका, ठीक, किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है, जिसे आप कह सकते हैं केवल राज्य विधानमंडल के अंतर्गत ये आती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल राज्य विधानमंडल, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती है? पूर्ववर्ती मतलब पहले जो था इसके स्थान पे, किसके स्थान पर? विश्व व्यापार संगठन, WTO, विश्व सीमा शुल्क संगठन कहते थे, प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। तो ये आपका जो WTO है ये पहले किस नाम से जाना जाता था, ये प्रश्न है। तो इसका जो पहले नाम था उसका नाम था GATT, ये आपका GATT, ठीक है, नाम से जाना जाता था। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड टैक्स, ठीक, पहले इस नाम से जाना जाता था। इसकी GATT की स्थापना हुई थी 1948 में, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान समय में इसे किस नाम से जाना जाता है? विश्व व्यापार संगठन के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर, अच्छा देखिए हिंदी इसकी कठिन है थोड़ा, प्रशुल्क और व्यापार पर जो है सामान्य समझौता, इसकी हिंदी है, ठीक। और इसका इंग्लिश जो है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड टैक्स, ठीक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, महिलाओं के लिए, महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए एक दिवस हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं और उसकी डेट पूछी है 10 नवंबर, 25 नवंबर, 1 नवंबर, 16 नवंबर, नवंबर मंथ का ही वो डेट है और वो डेट है आपकी कौन सी? 25 नवंबर। 25 नवंबर को प्रतिवर्ष हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 नवंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, प्रत्येक ... का कर्तव्य है कि वह सारी शिकायतों, गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों के नाम, शिकायतकर्ताओं के नाम इत्यादि को रिकॉर्ड करने के लिए एक सामान्य डायरी बनाए। इंस्पेक्टर जनरल, DGP, कांस्टेबल,
किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी। ये कार्य दिया है, ठीक है, किस अधिकारी का कार्य है। कार्य क्या है, सारी शिकायतों को एक जगह पे लिखिए आप, सारे व्यक्तियों को गिरफ्तार जो किया उनके नाम लिखिए, शिकायतकर्ताओं के नाम लिखिए, इनको आप एक डायरी बनाइए, ये किसका काम है, ये इन चारों में से कौन व्यक्ति हैं। तो किसी भी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी, इंस्पेक्टर आप कह सकते हैं, ठीक है, प्रभारी निरीक्षक कह सकते हैं, उनका ये कार्य होता है। और इसको एक जो है जनरल डायरी के रूप में उनको एक बनाने के लिए कहा गया है, कर्तव्य के रूप में इसको घोषित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन कहता है, ठीक, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, ठीक। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 51 A का C, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15। देखिए कर्तव्य लिखा है, जैसे आपको नहीं आ रहा है तो देखिए इसमें कर्तव्य का नाम लिया गया है, तो कन्फर्म है ये जिस चैप्टर से है वो चैप्टर आपका कौन सा है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, ठीक। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का में, ठीक है, इसका वर्णन है भाग 4 का में। और भाग 4 का में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें मौलिक कर्तव्य नंबर 3 ABC देखिए लिखा मौलिक कर्तव्य, ठीक, नंबर 3। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका जाएगा 51 A का C, ठीक। तो इसका राइट आंसर है, ये बातें कही गई हैं अनुच्छेद 51 A C में, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 A C। खड़ाखट 4 प्रश्न बने हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है, पाइरुवेट, ATP, ADP, ग्लूकोज। तो ये क्वेश्चन आपका घुमाया है ना, देखिए क्वेश्चन समझना सबसे पहला काम होता है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत किया करिए। ये पूछा क्या है कि कोशिकीय प्रक्रियाओं, कोशिका में होने वाली प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा, मतलब ऊर्जा का स्वरूप क्या है, कौन सी ऊर्जा लगेगी, क्या होती है। तो ये इसमें 4 ऊर्जाओं के स्वरूप दिए गए हैं। तो इसमें यह पूछा है कि आपकी जो कोशिकाएं हैं उसमें ऊर्जा किस रूप में रहती है। ये आपका रूपांतरण मैंने क्वेश्चन का कर दिया, तो वो आपका रहती है ATP के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में हमारी कोशिकाएं ऊर्जा को ग्रहण करती हैं और अपना अपना काम करती हैं। तो इसका राइट आंसर है ATP, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। खटाखट आंसर देते रहिएगा। आपके सिर्फ 3 प्रश्न बचे हैं आज के मिशन लंच सीरीज के। वाट्स ... के कारण होता है, ठीक, विषाणु के कारण होता है, एक बीमारी है ये, शैवाल के कारण होता है या जीवाणु के कारण होता है या कवक के कारण होता है। तो ये बीमारी आपके देखिए, आपके शरीर के किसी अंग में मस्सा निकल जाना, ठीक है, आपको लगेगा गांठ जैसा मस्सा निकलना, तो वो बीमारी होती है आपका वाट्स कहलाती है। और ये फैलती है HPV वायरस के कारण, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण ये बीमारी होती है, ठीक। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर A, विषाणु। बढ़ते हैं आज की सीरीज के 29वें प्रश्न। 2 प्रश्न लगातार बने रहिएगा, आंसर देते हुए जाइएगा और अपना वैल्यूएशन करते भी जाइएगा। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है, चीन, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया। कि इसमें यह प्रश्न पूछा गया दुनिया की सबसे लंबी सुरंग किस देश ने बनाई है, तो वो देश आपका कौन सा है, ये आपका देश है चीन। चीन ने अपने झिंगजियांग प्रांत में, किस प्रांत में, झिंगजियांग प्रांत में, ठीक, 22.13 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया है, ठीक। और जो विश्व की सबसे लंबी सुरंग है, ठीक, सोचिए 23 किलोमीटर लगभग सुरंग बना दी, किसने, चाइना ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, चीन। आज की मिशन लंच सीरीज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, बढ़िया क्वेश्चन। फरवरी 2025 में भारतीय सेना ने बांस आधारित बंकर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी, IIT मुंबई, IIT रुड़की। मतलब बांसों के प्रयोग से जो है भारतीय सेना बंकर बनाएगी, सुरक्षित स्थान बनाएगी जमीन के नीचे,
और वो किसके सहयोग से किया जा रहा है, किस आईआईटी की मदद से, तो वो आईआईटी आपकी कौन सी है, आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी की मदद से जो है भारतीय सेना बांसों पर बनी हुई बंकर प्रणाली को अपनाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के मिशन लैस सीरीज के 30 प्रश्न। ये आपको कैसे लगे, अच्छे से तैयार करिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।